हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बढ़िया हूं। तो जैसा कि हमने पिछले क्लास में स्टेप्स इन्वॉल्व इन अकाउंटिंग साइकिल तक का हमने कवर कर लिया था। यहाँ तक के टॉपिक हमने पूरे अच्छे से कवर कर लिए हैं। अब हम लोग नए टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, जो कि है आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। सो आज के इस क्लास में हम लोग दो टॉपिक मोस्टली कवर करेंगे, ठीक है। वो है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग एंड एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। देखिए, दोनों ही टॉपिक जो है जस्ट एक सिमिलर टॉपिक की तरह होता है, ठीक है। अगर आप एग्जाम्स में क्या करते हैं, अगर आप ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग के पॉइंट्स को भी अगर आप एडवांटेजेस ऑफ अकाउंट्स में अकाउंटिंग में अगर आप लिख देते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं होता, जस्ट एक जैसा ही वो पॉइंट्स है। बस डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग में जब आप जाएंगे तो वहां पे आपको पॉइंट्स चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर आप ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग और एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग इन दोनों को साथ में पढ़ाने का मकसद यही है कि दोनों एक जैसे टॉपिक ही हैं। इनमें वाले पॉइंट उसमें आ सकते हैं, उसके वाले पॉइंट्स इसमें आ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है जो भी आप समथिंग ट्राइंग टू अचीव, कुछ भी आप थोड़ा बहुत जो अचीव करना चाहते हैं, जो भी आपका एम है अचीव करने का, वो होता है ऑब्जेक्टिव। तो हम पढ़ने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में हमें क्या एम है? ऑब्जेक्टिव का मतलब हो गया एम टू अचीव। हमारा क्या एम है अचीव करने का अकाउंटिंग में, उसको हमें पढ़ना है। सबसे पहले क्या है कि अगर आप अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंटिंग करने से क्या करने में क्या है, आपका सबसे पहला जो एम है, जो मोटिव है, वो क्या है कि आपको बिजनेस के ट्रांजेक्शन को क्या करने हैं, सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करनी है। बिजनेस के ट्रांजेक्शन को क्या करना है, सिस्टमैटिक ढंग से आपको रिकॉर्ड करना है। दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव। मेन ऑब्जेक्टिव होता है अकाउंटिंग का कि आप क्या करो, कंप्लीट रिकॉर्ड करो, कंप्लीट रिकॉर्ड रखो। किस चीज का? बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स का। और यही नहीं, सिर्फ रिकॉर्ड ही नहीं करना है, और कैसे करना है, तो जो आपका स्पेसिफाइड रूल्स हैं, जो रूल्स आपको बताए गए हैं, प्रॉपर आपके पास रूल्स है, उसके हिसाब से आपको, देखिए रूल्स होते हैं, एएस होते हैं। एएस बहुत सारे यानी कि अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स होते हैं। अकाउंटिंग के क्या होते हैं? स्टैंडर्ड्स होते हैं। अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स जैसे जैसे फॉर एग्जांपल एएस, इसमें आपका 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, ठीक है? इस तरह से बहुत सारे एएस हैं, 28-29 एएस होते हैं, जो आपको एक स्टैंडर्ड बताते हैं कि इस तरीके से इन-इन चीज़ों का, बातों का ध्यान रखते हुए आप क्या करेंगे, ट्रांज़ैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, उन पे काम करेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एएस 2 की मान लें, एएस 2 आपका क्या कहता है कि जो अथी होता है ना, रिकॉर्ड करते हैं, उसको आप ट्रांज़ैक्शंस को, बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन किस पे करते हैं? कॉस्ट या फेयर वैल्यू, कॉस्ट या फेयर वैल्यू, इनमें से जो हाइयर है, विच एवर इज हाइयर, तो उस पे अपन क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें जो है ना, वो बताया गया है, ठीक है। तो बहुत सारे एस है, इस पे हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, एक अलग से सेपरेट वीडियो होगा एस को लेकर के, ठीक है। तो अभी ये आपको समझना है कि रिकॉर्ड जो करते हैं हम लोग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को, उसमें आपका क्या है, अकाउंटिंग का जो पर्पस है वो है कि आपको बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को कंप्लीट रिकॉर्ड करना है एज पर द स्पेसिफाइड रूल्स। अब कंप्लीट रिकॉर्ड इसलिए करते हैं ताकि हम क्या कर सकें, हम फ्रॉड्स को फ्रॉड को इवेलुएट कर सके, पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। देखिए, आपको क्या करना है, जो ओमिशन और फ्रॉड, ओमिशन मतलब क्या हो गया कि कुछ जो छूट गया, मतलब जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो रिकॉर्ड अभी तक हो नहीं पाया, उसको बोलते हैं आप, है ना। तो वो मतलब जो छूट गया उसको क्या करना है, आपको रिकॉर्ड करके चलना है। कुछ फ्रॉड्स वगैरह आपको हो, फ्रॉड्स वगैरह अगर कुछ निकलता है, फ्रॉड्स निकलने का क्या मतलब है? फ्रॉड निकलने का मतलब है कि मान लेते हैं कई बार क्या होता है कि जो आप आपके मतलब एक अथी होते हैं, जिसको सौंपा जाता है काम, ठीक है, तो वो कई बार क्या करते हैं, फ्रॉड कर देते हैं। तो उनको क्या करना होता है, उस चीज़ को भी अपने को अकाउंटिंग के मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको अवॉइड कर सकते हैं, उसको पता कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये होता कैसे है, अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, ठीक है, अकाउंटिंग कर रहे हैं, फ्रॉड्स निकल गया, तो उसको आपको पता करना है कैसे क्या होता है, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। बहुत सारे रिस्पेक्टिव क्लासेज हैं उसके लिए, पढ़ने के लिए।
बस मोटा-मोटी समझना है कि अकाउंटिंग में क्या होता है, इसका मेन पर्पस होता है कंप्लीट रिकॉर्ड करना बिज़नेस के ट्रांज़ैक्शंस को एज़ पर द स्पेसिफाइड रूल्स के हिसाब से, जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, ओमिशन जो कुछ छूट गया है रिकॉर्ड करना, नहीं हो पाया, उस रिकॉर्ड हो सके, फ्रॉड्स को पता किया जा सके। और यहाँ पे आपको होता क्या है, जो भी एसेट्स हैं, लायबिलिटीज़ है, एक्सपेंसेस हैं, इनकम है, इन सब चीज़ों को अकाउंटिंग में सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करना होता है। तो दिस इज़ द फर्स्ट ये हो गया, आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। दूसरा ऑब्जेक्टिव इसमें है कि आपको क्या करना है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को असर्टेन करना है। क्या करना है? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को असर्टेन करना है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मैंने अपन ने पहले ही पढ़ा है कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस किसको बोलते हैं? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होता है 1 मिनट, चलिए अपन इससे चलेंगे, हाँ चलेगा। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अपन ने पहले भी देखा, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब होता है क्या करना, नेट प्रॉफिट या लॉस को पता करना। ठीक है? ये होता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में यही चीज़ किया जाता है। तो यही हो गया कि अंदर दूसरा मेन ऑब्जेक्टिव इसका क्या है कि आपको नेट प्रॉफिट जो अर्न हुआ है या जो लॉस सफ़र हुआ है, उसको आपको पता करना है और इसके लिए क्या बनाना होता है, इसके लिए 2 तरह के अकाउंट बनाने होते हैं। एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट जो ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस को बताता है। दूसरा प्रॉफिट या लॉस अकाउंट जो बिजनेस का नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को बताता है। दूसरी बात यहाँ पे कहता है कि अगर आपका मान लेते हैं कि रेवेन्यू, यानी रेवेन्यू मतलब क्या हो गया, इनकम। रेवेन्यू का मतलब इनकम, ठीक है। तो अगर आपका रेवेन्यू ज्यादा है, किससे ज्यादा है, रेवेन्यू ज्यादा है खर्चे से, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू ज़्यादा है खर्चे से, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे प्रॉफिट। लेकिन अगर खर्चा ज़्यादा है रेवेन्यू से, अगर रेवेन्यू ज़्यादा है खर्चा से तो उसको बोलेंगे प्रॉफिट। लेकिन अगर खर्चा ज़्यादा है, खर्चा की तरफ ये मुँह है, मतलब खर्चा ज़्यादा है रेवेन्यू से, तो उसको कहेंगे कि क्या हो रहा है, आपके बिज़नेस को लॉस हो रहा है, आपके बिज़नेस को लॉस हो रहा है। तो ये चीज़ को, इस चीज़ को पता करना होता है, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस को पता करना होता है। ये भी अकाउंटिंग का क्या है, एक एम है, पर्पस है, आप जो भी कह लो, ऑब्जेक्टिव है। ठीक है? इसके बाद आते हैं हम लोग तीसरा, जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, वो है कि आपको फाइनेंशियल पोजीशन पता करना है। ठीक है? अगर आपको फाइनेंशियल पोजीशन को पता करना है बिजनेस का, तो आप अकाउंटिंग को वहाँ पे बनाते हैं, अकाउंटिंग करते हैं बिजनेस का। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या हो गया, फाइनेंशियल पोजीशन मतलब हो गया बैलेंस शीट को बनाना, बैलेंस शीट प्रिपेयर करना होता है। बैलेंस शीट में आपको क्या शो किया जाता है, एसेट्स को शो किया जाता है, लायबिलिटीज को शो किया जाता है। अगर एसेट्स और लायबिलिटीज के वैल्यू को शो किया जाता है, ठीक है, ये बैलेंस शीट में हम लोगों को करना होता है। मान लेते हैं अगर आपने लायबिलिटी ज़्यादा ले रखा है, एसेट्स आपके पास कम है और लायबिलिटी आपने ज़्यादा ले रखा है, तो कंपनी साउंड नहीं बोला जाएगा। अगर एसेट्स ज़्यादा है, एसेट एसेट ज़्यादा है लायबिलिटी से, तो कंपनी को साउंड कम बोला जाएगा। साउंड मतलब कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, कंपनी बहुत अच्छा तरक्की कर रही है, फ्यूचर में संभावना है कि ये और अच्छा कर सकती है। लेकिन अगर एसेट्स कम है, यानी कि लायबिलिटी ज़्यादा है एसेट से, तो कंपनी किस तरह का उसको बोलेंगे, उसको साउंड नहीं बोला जाएगा। कंपनी को कहा जाएगा कि कंपनी अभी मतलब किस डेंजर पोजीशन में है, कंपनी अभी उतना स्थिर नहीं है। ठीक है? इस तरह से आप उसको इवैल्यूएट करना होता है। तो फाइनेंशियल पोजीशन जो है बिज़नेस का, उसको भी असर्टेन करने का काम यहाँ पे किया जाता है। ठीक है? इसके बाद क्या होता है कि आपको जो भी एरर है या फ्रॉड है उसको डिटेक्ट करना, जो दिस इज़ द वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द अकाउंटिंग, कि आपको अकाउंटिंग में जो भी एरर्स हुए हैं, फ्रॉड हुए हैं, अभी अपन ने ऊपर पढ़ा, इसी में सबसे पहला हमें पढ़ा सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करते हैं। क्यों करते हैं सिस्टमैटिक रिकॉर्ड? ताकि एरर और फ्रॉड को पता कर सकें। तो उसी चीज़ को फिर यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव के रूप में आप बना सकते हैं कि इसमें अकाउंटिंग को करने का एक ये पर्पस भी है कि अपन एरर और फ्रॉड को पता कर सकें, एरर और फ्रॉड को पता कर सके। अब देखिए, अगर एरर और फ्रॉड आपके बिजनेस में नहीं है,
नहीं होने से क्या होता है कि आपका क्या होता है, इनसिक्योरिटी होता है। किस चीज़ का इनसिक्योरिटी होता है? फाइनेंशियल इंटीग्रिटी का इनसिक्योरिटी होता है। फाइनेंशियल इंटीग्रिटी मतलब हो गया ट्रांसपेरेंसी इंश्योर हुआ। क्या इंश्योर हो रहा है आपका? ट्रांसपेरेंसी। मान लीजिए कि कोई भी आपके यहाँ अगर इन्वेस्ट करने आएगा तो वो ये तो देखेगा ना कि यहाँ पर कंपनी में कुछ भी आपने जो भी उसको अकाउंटिंग सबमिट किया है या जो भी डॉक्यूमेंट्स उसको बताए गए हैं, प्रॉफिट बताए गए हैं, लॉस बताए गए हैं, एसेट्स बताए गए हैं, इनकम बताए गए हैं, एक्सपेंसेस बताए गए हैं, लायबिलिटीज बताई गई है, तो वो कहीं न कहीं वो सही डाटा है या नहीं। तो इसके लिए आपको बोला है अकाउंटिंग का ये पर्पस भी है कि अकाउंटिंग आपको एरर और फ्रॉड को डिटेक्ट करता है, एरर और फ्रॉड को डिटेक्ट करता है और ये फाइनेंशियल इंटेग्रिटी को इंश्योर करता है। फाइनेंशियल इंटेग्रिटी को इंश्योर करने का मतलब हो गया कि ये ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करता है, ये ऑनेस्टी को इंश्योर करता है, ये आपका ट्रस्ट बिल्ड करने का काम करता है। ठीक है? अगर आज अच्छा सब कुछ डॉक्यूमेंट्स रहेगा, ऑनेस्टी बना रहेगा, तो कहीं न कहीं एक अच्छा ट्रस्ट बिल्डअप होगा। तो ये आपको फाइनेंशियल इंटीग्रिटी का काम करता है और शेयर होल्डर के जो भी इंटरेस्ट हैं, उनको इंश्योर करता है कि हाँ, आपके पैसे सही जगह पे लगे हुए हैं, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद एक आपका ऑब्जेक्टिव होता है कि क्या करना है, आपका जो भी इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग का क्या पर्पस है, अकाउंटिंग का वन ऑफ द पर्पस है कि आपको क्या करने हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन है, वो आपको इंटरेस्टेड यूज़र्स तक पहुँचानी है। इंटरेस्टेड यूज़र में आपका कौन हो गए? इन्वेस्टर हो गए, क्रेडिटर हो गए, बैंक हो गए, गवर्नमेंट हो गए, इन सब तरह के सभी इन्वेस्टर्स हो गए, ठीक है? उनको आपको अब देखिए इन्वेस्टर यानी कि जो यूज़र्स हैं 2 तरह के यूज़र्स आपको यहाँ पे दर्शाया गया है, बताया गया है। एक इंटरनल यूज़र, एक एक्सटर्नल यूज़र। इंटरनल यूज़र क्या होता है? इंटरनल यूज़र जो कंपनी के अंदर का है, मतलब आपका ओनर हो गया, आपका मैनेजमेंट हो गया, या आपका एम्प्लॉयी हो गया, ये सब क्या है? इंटरनल यूज़र्स हैं। एम्प्लॉयी भी आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है? ये आपके इंटरनल यूज़र हैं। लेकिन एक्सटर्नल यूज़र कौन है? जो कंपनी में मान लीजिए जैसे कोई पैसा लगाया, इन्वेस्टर, क्रेडिटर जिसने उधार दिया, बैंक, गवर्नमेंट अथॉरिटी, ये सब आपके एक्सटर्नल यूज़र हैं, ये बाहरी हैं, ये कंपनी के नहीं हैं। तो जो अंदर के हैं वो इंटरनल यूज़र्स हो गए, जो बाहरी हैं वो एक्सटर्नल यूज़र्स हो गए, ठीक है? और कहता है कि चूक आप कंपनी को, ठीक है? तो ये चीज़ें ये आपका हो गया ऑब्जेक्टिव। इसके अलावा और भी आप 1-2 ऑब्जेक्टिव्स लिख सकते हैं कि आपका जो वो होता है ना, अकाउंटिंग का एक पर्पस यह भी होता है, अकाउंटिंग आपको ईयर टू ईयर क्या करता है अकाउंटिंग? 1 मिनट। अकाउंटिंग आपको ईयर टू ईयर आपको प्रॉफिट, लॉस, ठीक है? ये आपको बताता है। मान लीजिए कि दो 2025 में आपके कंपनी में प्रॉफिट हुआ है 25 लैक्स का, ठीक है? 2026 में आपको कंपनी को अब तक का प्रॉफिट हो चुका है 28 लाख। तो कहीं न कहीं ये इंक्रीज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये ग्रोथ ग्रोथ कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो ये कंपनी आपको बताती है, ये अकाउंटिंग आपको बतलाती है, कंपनी आपको बतलाती है, ठीक है? और इसमें आपको ये पता चल पाता है कि भैया मैंने कितना खर्चा किया, कितना एक्सपेंसेस किया, कितना इनकम मेरे को आया, वगैरह-वगैरह चीज़ें आपको ईयर टू ईयर क्या प्रोग्रेस है, ठीक है? हर चीज़। तो ये आपका अकाउंटिंग का एडवांटेजेज़ हो गया। इसमें आप और भी 1-2 पॉइंट्स बढ़ा सकते हैं कि ईयर टू ईयर ये आपके मतलब नेट प्रॉफिट, नेट लॉस वगैरह को आपको बताने का काम करता है, बिज़नेस के प्रोग्रेस को ईयर टू ईयर आपको बताने का काम करता है। ये सब चीज़ें भी आप इसमें जोड़ सकते हैं, अपने से भी ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है? तो ये एडवांटेजेज़ ऑफ अकाउंटिंग आपके हो गए, जिसमें हमने बढ़िया से पढ़ा कि सॉरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग हो गए, जिसमें हमने पढ़ा कि अकाउंटिंग का काम क्या है, क्या मुख्य पर्पस है। तो अकाउंटिंग का मुख्य पर्पस है बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन को रिकॉर्ड करना सिस्टमैटिकली, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को बताना, फाइनेंशियल पोज़ीशन को बताना, इसके बाद एरर और फ्रॉड्स को डिटेक्ट करना। तो साथ ही साथ इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, बिज़नेस के जो भी यूज़र्स हैं, चाहे वो इंटरनल यूज़र हैं या एक्सटर्नल यूज़र हैं, उन तक इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने का काम करना, ईयर टू ईयर प्रॉफिट लॉस को असर्टेन करना, ग्रोथ को बतलाना, ये सब काम आपका अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं।
ठीक है? इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है? देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट छूट गया कि आपको क्या करता है कि इन्फॉर्मेशन जो है कम्युनिकेट करता है यूज़र्स को, और ये इन्फॉर्मेशन क्या करता है, हेल्प करता है साउंड एंड जुडिशियस डिसीजन को बतलाने में। साउंड एंड जुडिशियस डिसीजन का मतलब होता है आपको क्या, कि रीज़नेबल चॉइस को करने में, रीज़नेबल चॉइस को आपको करने में, आपको बैलेंस लॉजिक बनाने में, बैलेंस्ड लॉजिक बनाने में आपको, ठीक है, एक अच्छा गुड सेंस, ताकि आप अच्छा डिसीजन ले सकें, ठीक है? ये सब आपको करने में, आप आपके पास जब इन्फॉर्मेशन आएँगे तो उन इन्फॉर्मेशन को आप इन सब चीज़ों में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग मतलब अकाउंटिंग के एडवांटेजेस को अब आगे हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, ऑब्जेक्टिव्स और एडवांटेजेस जस्ट एक जैसा ही है। अगर आप ऑब्जेक्टिव्स के, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग का पॉइंट्स को अगर आप एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग में लिख दें या एडवांटेजेस के पॉइंट्स को ऑब्जेक्टिव में लिख दें, कोई उससे दिक्कत नहीं होता होगा, लगभग सेम पॉइंट्स ही एक जैसा ही होता है, क्योंकि डिमेरिट है नहीं तो आपका ऑब्जेक्टिव ही हो गया, एडवांटेजेस ही हो गया। चलिए, अब बढ़ते हैं एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। देखिए, देखिए सबसे पहले इसमें आ गया क्या कि एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्या करता है, कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड प्रोवाइड करता है, वही वाला बात आ गई जैसा उसमें हमने पढ़ा था, ठीक है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग में कि अकाउंटिंग का मेन पर्पस होता है कि सिस्टमैटिक रिकॉर्ड को रखना, वैसे ही आपका एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग में भी आ गया कि अकाउंटिंग का जितना भी रिकॉर्ड्स है, ट्रांजैक्शंस है, उसको क्या करना, कंप्लीट रिकॉर्ड रखना, उसको समराइज करना और समराइज करके एक ट्रू पिक्चर आपको प्रोवाइड करना, ठीक है? टू ऑल द बिजनेस एंटिटी एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस एंटिटीज के एक्टिविटीज को कंप्लीट रिकॉर्ड प्रोवाइड करना। दूसरा एडवांटेजेस क्या होता है कि आपको फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को फैसिलिटेट करना, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को असर्टेन करना। अभी ऊपर हमने सेम चीज़ पढ़ा, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताना है कि नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, ठीक है? ये बताना, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसके लिए बनाया जाता है। अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, तो ट्रेडिंग में आपका ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस पता किया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट से। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो इस पे नेट नेट प्रॉफिट या लॉस आपको इसमें पता करना होता है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें आपका एडवांटेजेस में आता है। तीसरा अकाउंटिंग का एडवांटेज हो गया कि फैसिलिटेट करेगा फाइनेंशियल पोजीशन को। देखिए, सेम पॉइंट्स आपके 2-3 रिपीट हो गए हैं, जैसे उसमें थे वैसे इसमें है, ठीक है? तो अकाउंटिंग आपको क्या करता है, फैसिलिटेट करता है फाइनेंशियल पोजीशन को भी असर्टेन करने में। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब बैलेंस शीट बनाना। हमने सेम पढ़ा ऊपर, वैसे वही चीज़ें यहाँ भी आया कि अकाउंटिंग को, है ना, फाइनेंशियल पोजीशन बताना है बैलेंस शीट बनाने के लिए। इसके बाद आपका अकाउंटिंग का एडवांटेजेस में आता है कि आपको कंपैरेटिव स्टडी करने, अभी हमने सेम पढ़ा कि एक ईयर का कॉस्ट, एक ईयर का एक्सपेंस, एक ईयर का सेल को दूसरे ईयर के सेल से, एक ईयर के प्रॉफिट को दूसरे ईयर के प्रॉफिट से, जैसा हमने एक एग्जांपल में अभी ऊपर लिया था ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग में, वही सेम है यहाँ पे भी, कि आप क्या कर सकते हैं, 1 साल का आपका क्या खर्चा हुआ, क्या एक्सपेंसेस है ना, क्या सेल्स कितना आपने किया, उसको कितना प्रॉफिट हुआ इस साल, उसको आप अदर ईयर यानी दूसरे किसी ईयर से आप उसको कंपेयर कर सकते हैं। मान लीजिए 2025 और 2026 का हमने एग्जांपल अभी दिया था ऊपर में, सेम वही चीज़ आपको इसमें समझने के लिए है, ठीक है? ताकि आप क्या कर सकें, यूज़फुल इन्फॉर्मेशन, आप कंपैरिज़न होने से क्या होता है कि हाँ भैया, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो अच्छा है, और नहीं अगर लॉस हो रहा है तो क्या करने, अपन को कुछ-कुछ स्टेप्स लेने होंगे, ठीक है? ताकि अपन उसको प्रॉफिटेबल बिज़नेस बना सकें, है ना? तो ये सब चीज़ें हम लोगों को कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए भी अकाउंटिंग का क्या है, एक एडवांटेजेस में आता है। उसके बाद आपको टैक्स लायबिलिटी को असेस करने में हेल्पफुल होता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या करता है, टैक्स लायबिलिटी को एक्सेस करने में हेल्प पहुँचाता है। टैक्स लायबिलिटी को एक्सेस करना मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपकी कंपनी है, कंपनी का बिज़नेस जो है वो उसका ग्रोथ, 1 मिनट, टैक्स लायबिलिटी को एक्सेस करना, है ना? मान लीजिए कंपनी में आपको क्या हो रहा है, 10 लाख का प्रॉफिट हुआ, कंपनी में आपको 10 लाख का प्रॉफिट हुआ। अब अकॉर्डिंग टू द, मान लीजिए कि आपको एक गवर्नमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से आप मान के चलिए कि आपको 7 लाख तक नो टैक्स लगेगा,
मान लेते हैं, ऐसा कोई अथी नहीं है, ठीक है? ये बदलते रहता है। इसके ऊपर का जो भी टैक्स रहेगा, उस पे आपको 10% का टैक्स रहेगा। अबव 7 लाख आपको 10% का टैक्स रहेगा। ये गवर्नमेंट का मान लीजिए रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो आपके पास कितना प्रॉफिट हुआ है? 10 लाख का प्रॉफिट हुआ है। 10 लाख का हुआ है तो 7 लाख तक तो कुछ नहीं, मतलब 10 लाख माइनस 7 लाख, यानी कि आपके पास कितना आया? 3 लाख। 3 लाख पे कितना परसेंट टैक्स? 10% टैक्स। मतलब 30,000 टैक्स आपको क्या करना पड़ेगा? पे टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो ये आपको कह रहा है कि आपको क्या करना है? 1 मिनट, है ना? मान लीजिए, तो आपको मान के चलिए कि आपको 30,000 का टैक्स आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो कहीं न कहीं ये टैक्स लायबिलिटी को एक्सेस करने में, आप टैक्स लायबिलिटी कैसे एक्सेस कर पाएँ? जब आपके पास नेट प्रॉफिट है, नेट लॉस है, लॉस प्रॉफिट है तब तो। प्रॉफिट आप कैसे निकाले? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि आपने अकाउंटिंग किया, अकाउंटिंग का वर्क को परफॉर्म किया। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे बोलता है कि आपको टैक्स लायबिलिटी को एक्सेस करने में हेल्पफुल होता है। अकाउंटिंग आपको क्या करता है? टैक्स लायबिलिटी को सेटलमेंट करने में, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने, बाय मेंटेनिंग प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट आपको हेल्पफुल होता है टैक्स लायबिलिटी को एक्सेस करने में। इसके बाद अकाउंटिंग का क्या होता है एडवांटेजेस, कि आपको लीगल मैटर में मान लीजिए एक एविडेंस के रूप में काम करता है। मान लीजिए आपने सब कुछ सही कर रहे हैं, आप ईमानदार हैं, लेकिन आपके साथ जो पार्टनर है, बिज़नेस है कर रहे हैं, या कोई क्रेडिटर है, या अगर आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, आपके पास पेपर्स नहीं होंगे, आपके पास रिटन में कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? रिकॉर्ड्स नहीं होंगे प्रॉपर्ली मेंटेन, तो क्या आप कल को आपको कोई फ्रॉड में आपको इन्वॉल्व कर दे, या कोई आपको कह दे कि मैंने इसको मेरा ऐसा-ऐसा एग्रीमेंट था, आपका पार्टनर बोल दे कि भाई मेरा 5 लाख रुपया वो रखे हुए है, उसको मुझे 5 लाख देने हैं, ऐसा वगैरह कुछ उस तरह से आपको फ्रॉड में फँसाने का कोशिश किया जाए। तो आप अगर प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करके रखते हैं, तो कहीं न कहीं ये कोर्ट में आपको एक ऑथेंटिकेशन के रूप में काम दे सकता है। आपको सपोर्ट करने के रूप में काम मिल सकता है। तो कहीं न कहीं अगर आप प्रॉपरली बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करते हैं, तो ये आपको क्या करता है? सपोर्ट करता है कोर्ट में आपको लीगल मैटर्स में, है ना? लीगल मैटर्स में कुछ भी अगर डिस्प्यूट अराइज़ होता है, तो उसके लिए आपको अकाउंटिंग हेल्प करता है। इसके बाद आपको लोन को भी लेने में, अगर आप लोन उठाना चाहते हैं, लोन आप बैंक से लेना चाहते हैं या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी आपको लोन लेने में अकाउंटिंग आपको हेल्प कर सकता है। अगर आप अकाउंटिंग प्रॉपर मेंटेन करके चलते हैं, तो आपको पता च आपका एसेट, आपका लायबिलिटी, आपका इनकम, आपका एक्सपेंसेस, ये आपको आपका पता चल सकता है, प्रोजेक्टेड हो सकता है। अगर अभी का मान लीजिए कि 50% प्रॉफिट में चल रहा है कंपनी, तो कहीं न कहीं एक अच्छा प्रोजेक्शन मिल सकता है बैंक्स को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह को कि हाँ, इसमें हमें इन्वेस्ट करना है, नहीं करना है, कैसा है, क्या है, वो अपने हिसाब से एक रीजन्ड डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है? तो ये कहीं न कहीं उसको, बैंक को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हेल्प करता है, ताकि वो ये एक्सेस कर सके कि भाई मुझे उन्हें लोन देना है या नहीं। तो अकाउंटिंग कहीं न कहीं आपको इस चीज़ में भी हेल्पफुल होता है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि आपको एग्ज़ैक्ट वैल्यू, यानी कि वैल्यू ऑफ द बिज़नेस, बिज़नेस का क्या वैल्यू है, वो आपको अकाउंटिंग फैसिलिटेट करता है। अगर मान लेते हैं कि आप बिज़नेस को सेल करना चाहते हैं, या बिज़नेस को किसी दूसरे को ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र वही हो गया सेल, है ना? एक तरह से, क्योंकि फ्री में तो कोई देता नहीं है, ट्रांसफ़र करने का मतलब क्या हो गया? एक तरह से आप सेल कर रहे हैं। तो अगर आप सेल करना चाहते हैं, तो आपका कुछ तो गुडविल होगा, कुछ तो वैल्यू होगा बिज़नेस का। तो वो वैल्यू जो होगा बिज़नेस का, वही आपको, वो कौन फैस आपको असर्टेन करने में हेल्प करेगा। अकाउंटिंग आपको, 1 मिनट, अकाउंटिंग आपको असर्टेन करने में हेल्पफुल होगा कि आपका बिज़नेस का क्या वैल्यू है, आप उसको कितने पैसे में बेच सकते हैं, बेचना चाहिए आपको, ये अकाउंटिंग आपको हेल्प करेगा। ठीक है? इसके बाद आपका है कि अकाउंटिंग आपको, अगर आप प्रॉपर अकाउंटिंग करते हैं, तो कहीं न कहीं आप अपने एसेट्स को, अपने लायबिलिटी को, आपका क्या डेटर है, आपका क्या फिक्स्ड एसेट है, आपका क्या बैंक बैलेंस है, इन सब पे आपका एक कंट्रोल हो सकता है। आप ये असर्टेन कर सकते हैं कि भाई मेरे को लिक्विड एसेट कितना रखना है, मेरे को कैश में पैसा कितना रखना है, मेरे को एसेट्स में वैल्यू कितना रखना है। ठीक है? ये सब चीज़ें आप अपने से असर्टेन कर सकते हैं कि मुझे कौन-सा चीज़ को कितना लेके चलना है,
कितना मुझे मेंटेन करना है। तो ये आपको अकाउंटिंग हेल्प करता है क्योंकि उसमें आपको प्रॉपर डेटा ईच एंड एवरीथिंग का आपको वैल्यू सॉरी ईच एंड एवरीथिंग का जो है एक डाटा आपको अवेलेबल कराएगा, तो वो आपको हेल्प करता है कि आप इन चीज़ों को अपने से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद अकाउंटिंग आपको बिज़नेस को मैनेज करने में भी हेल्पफुल होता है। आप उसको क्या कर सकते हैं, एक प्रॉपर प्लानिंग बनाना, आपको अभी पढ़ा हमने बिज़नेस को कंट्रोल करना, बिज़नेस एक्टिविटी को है ना, कितना एसेट्स रखना है, कितना बैलेंस रखना है, कैश रखना है, डेटर रखना है, ठीक है? और आपको एक डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकता है। तो ये आपको यहाँ तक हमने पढ़ लिया एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अब इसके आगे का जो भी टॉपिक है, लिमिटेशंस, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है? ये 3 टॉपिक हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। तो आज के इस क्लास में हम लोगों ने क्या-क्या कवर किया? 2 टॉपिक को कवर किया। एक हमने कवर किया मिनट एक हमने कवर किया ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, दूसरा हमने कवर किया एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग मतलब एम ऑफ हमें क्या अचीव करना है, जिसमें हमने सबसे पहले बताया कि सबसे पहले आपको क्या करना है, बिजनेस के ट्रांजेक्शन को सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करना है एज पर स्पेसिफाइड रूल्स एंड उसको कंप्लीट रिकॉर्ड करना है ताकि आप फ्रॉड हो गया या कुछ ओमिशन हो गया, ठीक है, उससे आप बच सकें। और इसके लिए आपको क्या करना है, एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंसेस, इन सब का एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड आपको मेंटेन करके चलना है। इसके बाद हमने देखा कि अकाउंटिंग का दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है कि आपको फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को पता करना। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब हो गया कितना नेट नेट प्रॉफिट हुआ, कितना नेट लॉस सफ़र हुआ सॉरी, है ना? उसको आपको पता करना है, ठीक है? इसके लिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होता है और इसमें हमने देखा कि अगर रेवेन्यू यानी कि इनकम अगर ज़्यादा है एक्सपेंडिचर से, ठीक है? तो आपको प्रॉफिट होगा और इनकम अगर कम है मतलब एक्सपेंडिचर ज़्यादा है इनकम से तो आपको लॉस होगा। ध्यान से इस चीज़ को समझना है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि अकाउंटिंग का वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को पता करना। कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन मतलब स्ट्रेंथ और वीकनेस को पता करना। स्ट्रेंथ और वीकनेस हमें कैसे पता चलेगा? तो हमें एसेट्स और लायबिलिटी से पता चलेगा। इसके लिए हमें बैलेंस शीट बनाना होता है। अगर आपका एसेट्स ज़्यादा है लायबिलिटी से तो ये साउंड है, एसेट कम है लायबिलिटी से तो वो साउंड नहीं माना जाएगा, मतलब वो बिज़नेस लड़खड़ा रही है, वो स्टेबल बिज़नेस नहीं है। ठीक है? इसके बाद चौथा हमने देखा कि इसमें क्या होता है, अकाउंटिंग का वन ऑफ द आपका जो ऑब्जेक्टिव हो गया वो क्या हो गया कि आपको एरर और फ्रॉड को डिटेक्ट करना, उससे बचाना, ठीक है? अकाउंटिंग का काम होता है। अगर आप प्रॉपर अच्छे से अकाउंटिंग करते हैं तो आप एरर उसमें होने की संभावना कम होती है, फ्रॉड से आप बच सकते हैं, ठीक है? और इससे आपको क्या होता है, कहीं न कहीं इंश्योरिटी मिलता है। किस चीज़ का? फाइनेंशियल इंटीग्रिटी का इंश्योरिटी मिलता है। मतलब आप ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करते हैं, आप ऑनेस्टी को इंश्योर करते हैं, आप ट्रस्ट बिल्ड करने का काम करते हैं, ठीक है? इसके साथ ही साथ आप इन्फॉर्मेशंस को क्या करते हैं, यूज़र्स तक आप कम्युनिकेट करने का काम करते हैं। यूज़र 2 तरह के होते हैं, एक इंटरनल यूज़र, एक एक्सटर्नल यूज़र। इंटरनल यूज़र क्या कौन होता है? इंटरनल यूज़र हो गया जो कंपनी के अंदर का है, जैसे ओनर हो गया, मैनेजमेंट हो गया, एम्प्लॉयी हो गया। एक्सटर्नल यूज़र कौन हो गया? जैसे आपका इन्वेस्टर हो गया, क्रेडिटर हो गया, बैंक हो गया, गवर्नमेंट हो गया। ये सब आपके एक्सटर्नल यूज़र्स हो गए हैं, ठीक है? और इन इन्फॉर्मेशंस की मदद से वो अपने लिए एक साउंड एंड जुडिशियस डिसीजन बना पाते हैं, ठीक है? मतलब एक लॉजिकल डिसीजन, एक बैलेंस्ड डिसीजन, एक रीज़नेबल चॉइस वो कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग जो यहाँ नहीं है और वो क्या है कि आप ईयर टू ईयर क्या कर सकते हैं, बिज़नेस के प्रॉफिट एंड लॉस को पता कर सकते हैं। इस साल क्या प्रॉफिट रहा, इस साल क्या सेल रहा, क्या इनकम रहा, क्या एक्सपेंस रहा, इन सब चीज़ों को आप पता कर सकते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव्स होता है अकाउंटिंग का वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स में ये आते हैं, ठीक है? आपका क्या ग्रोथ है, क्या मतलब है ना, किस तरह से आप क्या स्टेप्स आपको लेने चाहिए, आप इससे इंश्योर कर सकते हैं। ठीक है? इसके बाद हम लोग एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग को देखेंगे। एडवांटेजेस में क्या है कि एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग जस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग को ही आप इसमें डाल सकते हैं। ठीक है? सबसे पहला कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड आपको रखना है, वही चीज़ें इसमें हो गया, ताकि आपको एक ट्रू पिक्चर मिल सके बिज़नेस एंटिटी का। दूसरा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को असर्टेन करना, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मतलब ट्रेडिंग एंड पी&एल बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, जिससे आपको ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस पता चलेगा और नेट प्रॉफिट या लॉस पता चलेगा। तीसरा आपको क्या करना है, फाइनेंशियल पोजीशन को पता करना होता है, वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। फाइनेंशियल पोजीशन को पता करना है मतलब आपको बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। अब आप क्या जान सकते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज को पता कर सकते हैं।
चौथा होता है कि आप कंपैरिज़न कर सकते हैं, आपके कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। मतलब आप क्या कर सकते हैं, इस ईयर का क्या कॉस्ट रहा, पिछले साल हमने जब मेरा बिज़नेस में क्या कितना मेरे को कॉस्ट पड़ा था, मेरा क्या एक्सपेंसेस हुआ था, क्या सेल्स था, क्या प्रॉफ़िट था, वो आप इस साल का, पिछले साल या उसके पिछले साल या किसी भी अदर ईयर से आप उसको कंपैरिज़न कर सकते हैं, ठीक है? फिर आपका ये वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग हो गया। अकाउंटिंग से आपको क्या होता है, टैक्स लायबिलिटी को एक्सेस करने में हेल्पफुल होता है। टैक्स लायबिलिटी को एक्सेस करने का मतलब है कि आपका अकाउंटिंग प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट अगर आपका मेंटेन रहेगा, तो आप उसको टैक्स के दायरे में अगर आप आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट को एक सही टैक्स का ब्यौरा मिल सकता है, सही टैक्स लायबिलिटी गवर्नमेंट तक पहुँच सकता है। तो आपको सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी करने में भी हेल्पफुल होता है। अकाउंटिंग लीगल मैटर्स में आपका ये एविडेंस के रूप में होता है। अगर आप प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करेंगे, तो अगर किसी भी तरह का डिस्प्यूट अगर कल को अराइज होता है, तो यही जो प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन आप करेंगे, ये एक ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट के रूप में कोर्ट में एक्सेप्ट किए जा सकते हैं। ठीक है? अकाउंटिंग आपको लोन को रेज़ करने में भी हेल्पफुल होता है। लोन को रेज़ करने का मतलब क्या है कि अगर आपका मान लेते हैं कंपनी साउंड पोज़ीशन में, मान लीजिए 50% ग्रोथ में इस साल है, तो आपको अच्छे ईज़िली लोन प्रोवाइड हो सकता है। तो कहीं न कहीं ये आपको लोन रेज़ करने में भी हेल्पफुल होता है। ये आपके बिज़नेस के वैल्यू को बढ़ाने में, उसको असर्टेन करने में आपको हेल्पफुल होता है, ताकि आप क्या कर सकते हैं, सेल अगर आप करते हैं, तो कहीं न कहीं आपके अकाउंटिंग के हिसाब से आप अगर जिस तरह से आप अकाउंटिंग करेंगे, उसके हिसाब से आप बिज़नेस के वैल्यू को पता कर सकते हैं, ठीक है? क्या एसेट्स है, ठीक है? क्या लायबिलिटीज़ है, क्या कैश बैलेंस आपको होल्ड करके रखना है, तो किस तरह से आप उसको कंट्रोल करना चाहते हैं? लिक्विड एसेट ज़्यादा रखना चाहते हैं या फिर आप एसेट्स ज़्यादा रखना चाहते हैं, कैश कम रखना चाहते हैं या कैश ज़्यादा, तो वो आप किस तरह से उसको मेंटेन करके आपको चलना है या आपके बिज़नेस में किस तरह से उसकी ज़रूरत है, वो आप अकाउंटिंग में की हेल्प से आप उसको कर सकते हैं। साथ ही साथ प्लान करने के लिए या बिज़नेस की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना है, ताकि आप एक रीज़नेबल डिसीज़न्स को ले सकें, ठीक है? कंपनी अगर कभी लॉस में जा रही है, कंपनी अगर सँभलने के कगार पे नहीं है कि भाई फ्लो ऑफ कैश या फ्लो ऑफ कुछ भी जो है वो कहाँ जा रही है पता नहीं चल रहा है, तो उस चीज़ों को आप अकाउंटिंग की मदद से पता कर सकते हैं। तो आज इसके इस टॉपिक में, आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने 2 टॉपिक देखा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग एंड एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। आज के लिए इतना ही। बाकी के टॉपिक्स को हम लोग कल कवर करेंगे, जिसमें लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है? उसके बाद क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग एंड टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।